अर्ज किया है प्रिंस सर को पढ़ाने से मिलती है किक, प्रिंस सर को पढ़ाने से मिलती है किक। आज हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आप लोगों का मैथ्स मेंटर प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। तो हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स में अपना सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट कर चुके थे, जहां पे अपने चैप्टर का सबसे पहला लेक्चर ऑलरेडी जा चुका है। अगर आपने अभी तक वो मजेदार सा वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल भी मिस ना करें, जरूर से जाके देखें, क्योंकि उस पहले लेक्चर में, उस वीडियो में हमने ये सीखा, हमने ये जाना कि इतनी मेहनत से ये जो चैप्टर हम रियल नंबर पढ़ने वाले हैं, इसका हमारे डे टू डे लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है सर। तो ये वाला लेक्चर हमारे चैप्टर का दूसरा लेक्चर होगा, जहां पे हम ये जानेंगे, ये सीखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आखिर किस चिड़िया का नाम है। सर देखने में तो बड़ा खतरनाक सा, बड़ा टफ सा टॉपिक लगता है, बड़े हेवी नाम है, तो क्या सच में ये इतना खतरनाक है? तो ये पूरी कहानी इस लेक्चर में एक मजेदार सी छोटी सी कहानी के थ्रू सीखने वाले हैं। कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइएगा, अपने आप आपको इसका पूरा कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो अपने कहानी की शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझने के लिए, जानने के लिए पहले हमें प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स की कहानी पता होनी चाहिए। और अगेन, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स की कहानी को पता करने के लिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, अगेन इसके साथ साथ ये फैक्टर्स क्या होते हैं, ये चीजें हमें रिवाइज्ड होनी चाहिए। तो चलते हैं समय में थोड़ा पीछे, चलते हैं क्लास 9th पे। तो क्लास 9th में अगेन हमने अपना चैप्टर रियल नंबर्स पढ़ा था, जहां पे प्रिंस सर आपने ही बहुत अच्छे से हमें नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ाया था। तो रिकॉल करते हैं, क्या होता है सर नेचुरल नंबर। तो कहोगे सर कि जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जो भी गिनती वाले नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम सिंपली नेचुरल नंबर्स कहते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये कहानी अनंत तक चलती जाती है। तो सिंपली जानते हैं सर कि ये जो गिनती वाले नंबर्स होते हैं, ये जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, इन्हीं को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स की शुरुआत कहां से होती है? तो कहोगे सर गिनती की शुरुआत कहां से होती है? तो कहोगे सर 1 से होती है। इसी वजह से नेचुरल नंबर्स की जो शुरुआत होती है सर, वो 1 से होती है और आगे बढ़ती ही चली जाती है सर। अब अगेन ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, इन्हीं का एक दूसरा नाम होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। हम बहुत अच्छे से इंटीजर्स भी पढ़ के आ रहे हैं, तो हमें पता है कि नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है। तो उस डेफिनेशन से हम तुरंत यहां पे कह देंगे सर कि ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, इन्हीं को हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। तो अब ये जो नेचुरल नंबर्स है, या फिर कह लो ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सर, इस पूरे कलेक्शन में, इस पूरे अनगिनत नंबर्स के ग्रुप में मुझे एक बहुत मजेदार सी चीज ऑब्जर्व होती है। क्या सर? समझिएगा। तो ये जो बड़ा सा नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है, इसमें से अगर मैं 1 को हटा दूं, अगर मैं 1 को अलग कर दूं, तो जितने भी रिमेनिंग अनगिनत नेचुरल नंबर्स बचेंगे, उनमें से रैंडमली मैं कोई सा भी नेचुरल नंबर उठाऊं, मुझे ये ऑब्जर्व होगा कि वो नेचुरल नंबर या तो एक प्राइम नंबर होगा या तो एक कंपोजिट नंबर होगा। तो एक बहुत मजेदार सी चीज पहले हमें ये पता चलती है, हमें ये पता चलती है सर कि ये जो बड़ा सा नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है, इस बड़े से नंबर्स के कलेक्शन में से अगर मैं 1 को अलग कर दूं, तो जितने भी अनगिनत रिमेनिंग नेचुरल नंबर्स बचे, उनमें से रैंडमली मैं कोई सा भी नेचुरल नंबर अगर सेलेक्ट करूंगा, तो मैं ये ऑब्जर्व करूंगा, मैं ये पाऊंगा कि वो नेचुरल नंबर या तो एक प्राइम नंबर होगा या तो एक कंपोजिट नंबर होगा सर। तो इस बात को याद रखिएगा। अब आपके मन में सबसे पहले एक डाउट आएगा, सर 1 को क्यों अलग किया गया? तो इस डाउट का जवाब थोड़ी देर में 5 मिनट के अंदर अंदर हम क्लियर कर देंगे, निश्चिंत रहिएगा। तो मुद्दे पे लौटते हैं।
यानी 1 के अलावा जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो या तो प्राइम नंबर्स होंगे या तो वो कंपोजिट नंबर्स होंगे। तो अभी ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की कहानी को समझने के लिए पहले हमें ये रिकॉल करना पड़ेगा, ये रिवाइज करना पड़ेगा कि ये फैक्टर किस चिड़िया का नाम है। यानी कि अगर मैं आपके सामने यहां पे लिखूं, अगर मैं आपके सामने यहां पे लिखूं फैक्टर, तो इस फैक्टर का आखिर मतलब क्या होता है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा पहले से कि फैक्टर आखिर होता क्या है। नहीं पता है तो बता देता हूं, बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर मैं कहता हूं कि कोई नंबर ए है जो कि किसी दूसरे नंबर बी को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, तो हम तुरंत कह देंगे कि ए जो होगा सर ये बी का एक फैक्टर होगा। तो फैक्टर कैसे डिफाइन करते हैं? वो नंबर जो कि किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, वही नंबर उस दूसरे वाले नंबर का फैक्टर कहला जाता है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि 6 का एक फैक्टर 2 है, तो फैक्टर की डेफिनेशन यहां पे सेटिस्फाई हो रही होगी। यानी कि सर अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर देना चाहिए। बिल्कुल डिवाइड करता है सर। अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 3 जा 6, 6 कंप्लीटली डिवाइड हुआ क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है सर। तो सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी नंबर के अगर हमें फैक्टर्स पता करने हैं तो हमें यह देखना है कि उस नंबर के लिए कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जो भी नंबर्स उस ओरिजिनल नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं वही नंबर्स उस ओरिजिनल नंबर के फैक्टर्स कहला जाते हैं। अगेन एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लो यहां पे मुझे चेक करना है कि क्या 4 8 का एक फैक्टर होगा। तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या है सर? मेरा ओरिजिनल नंबर 8 है। तो अगर 4 इसका एक फैक्टर होगा यानी कि ये 4 इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। देखते हैं सर। तो अगर मैं इस ओरिजिनल नंबर 8 को 4 से डिवाइड करूं सर, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर आ रहा है 0। तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो तुरंत यहां पे कह सकते हैं सर कि ये जो 4 है ये 8 का एक फैक्टर होगा। तो फैक्टर का क्या मतलब होता है, फैक्टर की क्या डेफिनेशन होती है, ये हमने बहुत अच्छे से यहां पे रिवाइज कर लिया, बहुत अच्छे से हमने यहां पे सीख लिया। अब चूंकि फैक्टर की कहानी समझ गए हैं सर, तो यहां पे अब हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की कहानी को रिवाइज कर सकते हैं। तो क्या होता है सर प्राइम नंबर? तो याद रखिएगा, वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर कह लो वो सारे नेचुरल नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, वो सारे नेचुरल नंबर्स, वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर्स? तो 2 फैक्टर्स में से एक फैक्टर तो 1 होता है सर, और दूसरा वाला फैक्टर वो नंबर खुद होता है, यानी कि सर द नंबर इटसेल्फ। तो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर, कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर? तो 2 में से एक फैक्टर 1 होता है सर, और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होता है। तो इस टाइप के जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनके ये 2 फैक्टर्स होते हैं, इन्हीं नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं सर। तो प्राइम नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि वो सारे नेचुरल नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हीं को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और ये 2 फैक्टर्स क्या होते हैं सर? तो हम हर प्राइम नंबर के केस में ये ऑब्जर्व करेंगे कि 2 फैक्टर्स में से एक फैक्टर तो 1 होता है और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होता है। अब आ जाते हैं सर कंपोजिट नंबर पे। तो किस टाइप के नंबर्स को कंपोजिट नंबर कहते हैं? तो अगेन याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा सर कि वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हीं को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं सर। तो वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं सर, उन्हीं को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, फैक्टर्स 6 हो सकते हैं, 7 8 9 10, यानी कि सर
कम से कम अगर आपके नंबर के, इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, यानी कि सर अगर आपके नंबर के कम से कम 3 फैक्टर्स हैं तो वो पक्के से कंपोजिट नंबर होगा। यानी कि अगर आपके नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो 2 से ज्यादा, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, कितने भी ज्यादा हो सकते हैं, 2 से ज्यादा होने चाहिए सर। यानी कि कम से कम अगर आपके नंबर के 3 फैक्टर्स हैं ना सर, तो उस टाइप के सारे नंबर्स को हम क्या कह देते हैं, कंपोजिट नंबर कह देते हैं। ठीक है सर। तो यहां पे इसी वजह से मैंने क्या बोला था कि आप दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो, 1 को छोड़ के आप हमेशा ऑब्जर्व करोगे कि वो नेचुरल नंबर या तो एक प्राइम नंबर होगा या तो एक कंपोजिट नंबर होगा। यानी कि आप दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर उठा के देखो, 1 को छोड़ के आप हमेशा ही ऑब्जर्व करोगे कि उस नेचुरल नंबर के, उस पॉजिटिव इंटीजर के या तो 2 फैक्टर्स होंगे या तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 को क्यों नहीं काउंट किया गया। तो पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि कॉम्पिटिशन्स में कई बार पूछ लिया जाता है, इसको याद रखना कि 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो याद रखिएगा 1 एक ऐसा नंबर है सर जो कि ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं 1 के फैक्टर्स क्या होंगे तो आप तुरंत बोलोगे सर 1 इकलौता ऐसा नंबर है पूरे नेचुरल नंबर्स की सीरीज में जिसका सिर्फ एक फैक्टर होगा और वो फैक्टर क्या होगा, 1 होगा सर। यानी कि सिर्फ एक फैक्टर पे बात हुई, तो इसी वजह से 1 ना ही यहां फिट बैठ पाया ना ही यहां फिट बैठ पाया सर। तो इतनी कहानी समझ में आ गई। तो हमने कहानी की शुरुआत की, फैक्टर क्या है ये समझा, पूरे नेचुरल नंबर्स की सीरीज को समझा और ये भी फाइनली समझ लिया कि आखिर ये प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब जैसे ही हम इनके बारे में समझ गए हैं, अब हम अपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के कंसेप्ट के और नजदीक पहुंच जाएंगे। तो अब अपने कंसेप्ट में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो क्या लिखा है, To understand fundamental theorem of arithmetic, let's factorize some numbers and express them as product of factors. तो अब प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर तक समझने के बाद अपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की कहानी को डिटेल में समझने के लिए यहां पे हमने कुछ नंबर्स लिए हैं। इन नंबर्स को फैक्टर्स में ब्रेक करके देखते हैं, इन नंबर्स को फैक्टराइज करके देखते हैं और फाइनली फैक्टराइज करने के बाद, फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करने के बाद उस पर्टिकुलर ओरिजिनल नंबर को इन्हीं फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख लेंगे सर। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो भी नंबर यहां पे गिवन है उसको क्या करते हैं, पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है, उस नंबर को फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करना। तो यहां पे जो भी नंबर्स गिवन है उसको पहले फटाफट तरीके से फैक्टराइज कर लेते हैं और उसके बाद अपने नंबर्स को उन्हीं फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में, उन्हीं फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के टर्म में एक्सप्रेस करके देखते हैं। तो फैक्टर्स कैसे मिलते हैं, फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में कैसे लिखना है सर, ये ऑलरेडी अगेन क्लास 8-9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहां पे फटाफट तरीके से इन एग्जांपल्स के थ्रू रिवाइज कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोला कि 5 के फैक्टर्स बताइए और इसको फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखिए, तो आप तुरंत कहोगे सर 5 है एक प्राइम नंबर, 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो 1 और 5 के फैक्टर्स हो गए। तो अगर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखना चाहें सर तो इसको हम लिख सकते हैं 1 into 5, कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए सर। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, यही सेम काम 6 के साथ करने की कोशिश करते हैं। तो अगर 6 के साथ करेंगे सर तो आप 6 को अपने इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में 6 into 1 ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो सर इसको 2 into 3 ऐसा भी लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए मान लो इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक, अब देखो आगे, अब यही काम 20 के साथ करते हैं। तो अगेन अगर दिमाग लगाएं और 20 को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखना चाहें सर तो 20 को हम बोल सकते हैं 5 into 4, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। 5 और 4 दोनों 20 के फैक्टर्स हैं, क्लियरली मुझे ऑब्जर्व हो रहा है। तो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में हमने इस नंबर 20 को एक्सप्रेस कर लिया। अब देखो,
अब यहां पे पहली बार एक मजेदार चीज ऑब्जर्व होती है, मुझे ये ऑब्जर्व होता है सर कि देखो जब मैंने इसको फैक्टर्स में ब्रेक डाउन किया तो 5 एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर है तो इसको फर्दर और फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर आप करोगे भी सर तो 5 और 1 यानी इसी 5 को 5 into 1 के फॉर्म में लिख सकते हो। तो सर ये एक प्राइम नंबर है, इसको अलग से फर्दर ब्रेक डाउन करने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन यहीं पे अगर इस 4 को देखा जाए तो दिख रहा है सर 4 एक कंपोजिट नंबर है। हम अगर चाहें तो फर्दर इस 4 को भी फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे? तो 4 को लिख सकते हैं सर 2 गुने 2, यानी ओवरऑल यहां पे इसी को और भी ज्यादा ब्रेक डाउन करके 5 into 2 into 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं सर। और ब्रेक डाउन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो इस पैटर्न को एक बार ऑब्जर्व कर लो, क्योंकि आगे इसी पैटर्न पे एक मजेदार खेल होने वाला है सर। इतना सभी को दिखना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। अब यहां पे 250 के साथ यही काम करते हैं सर, फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा दिमाग चल रहा है सर 250 को मैं 25 into 10 के फॉर्म में सिंपली लिख सकता हूं सर। 25 10 दोनों ही इसके फैक्टर्स होंगे। अब अगेन मेरा दिमाग चल रहा है सर कि जब मैंने इसको फैक्टर्स में ब्रेक डाउन किया तो ये जो फैक्टर्स हैं ये इंडिविजुअली फिर से कंपोजिट नंबर्स हैं, इनको फर्दर ब्रेक डाउन किया जा सकता है। फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं सर, तो फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे तो 25 को लिख सकते हैं 5 into 5, बिल्कुल सर फैक्टर्स में ऐसा लिख सकते हैं। और 10 को लिख सकते हैं सर 5 into 2, यानी ओवरऑल इसको फैक्टर्स में ब्रेक डाउन करने के बाद जैसे ही मुझे दिखा कि फैक्टर्स में फिर से कंपोजिट नंबर है तो इनको फर्दर और ब्रेक डाउन किया जा सकता है सर। अब इससे ज्यादा और ब्रेक डाउन कर सकते हैं क्या? तो कहोगे सर नहीं, कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अब इस स्टेज में जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे मुझे दिख रहे हैं सर प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स को फर्दर ब्रेक डाउन करने का कोई मतलब नहीं बनता है सर। अब इस वाले एग्जाम्पल पे यही काम करते हैं। 100 को फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो 100 को मान लो मैं लिख लेता हूं 25 into 4 लिख सकता हूं सर। 25 4 दोनों ही 100 के फैक्टर्स हैं। अब मैंने जिस तरीके से 100 को फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस किया है, मेरा दिमाग चल रहा है सर कि ये जो फैक्टर्स हैं ये इंडिविजुअली अगेन कंपोजिट नंबर्स है, यानी कि अगेन इनको फर्दर और ब्रेक डाउन किया जा सकता है। तो 25 को मैं लिख सकता हूं सर 5 into 5, और 4 को फर्दर ब्रेक डाउन करके लिख सकता हूं सर 2 into 2, यानी कि इसी 100 को फर्दर और सिंप्लीफाई करके मैं इस तरीके से फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकता हूं। अब अगेन अगर मैं आपसे पूछूं इसको फर्दर ब्रेक डाउन किया जा सकता है क्या? कहोगे नहीं सर, क्योंकि अब वो फैक्टर्स की स्टेज आ गई है जहां पे मुझे दिख रहा है सर कि सारे के सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर्स हैं, तो इनको फर्दर ब्रेक डाउन करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इतने सारे जो सवाल किए उसमें हमने क्या मजेदार चीज ऑब्जर्व की? हमने इतने सारे जो अभी तक सवाल किए जिनको फैक्टराइज करके देखा, इनमें हमने यही ऑब्जर्व करके देखा सर कि किसी भी नंबर को जब हम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो अगर फैक्टर्स कंपोजिट होते हैं तो वो फर्दर ब्रेक डाउन किए जा सकते हैं। अगर फैक्टर्स प्राइम आ गए तब तो और ब्रेक डाउन नहीं होगा, लेकिन अगर आपके फैक्टर्स में एक भी ऐसा फैक्टर है जो कि कंपोजिट है तो उसको फर्दर ब्रेक डाउन किया जा सकता है। और ये ब्रेक डाउन तब तक चलता रहेगा सर, ये ब्रेक डाउन तब तक चलता रहेगा जब तक आपके सारे के सारे फैक्टर्स मुझे प्राइम नंबर ना दिखने लगे। तो एक मजेदार ऑब्जर्वेशन यहां पे हमें मिली, इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है सर। अब देखो, अब यही जो पैटर्न, यही जो हमें ऑब्जर्वेशन मिला, उसी से रिलेटेड यहां पे जो बात मैंने आपको समझाई वही मैंने लिख दी है सर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो विद दीज एग्जाम्पल्स आप पैटर्न इज ऑब्जर्व, क्या पैटर्न मिला था वही मैंने यहां पे लिख दिया है। पैटर्न हमें यह मिला सर कि अगर मैं सिंपली कंपोजिट नंबर्स के लिए बात करूं तो किसी भी कंपोजिट नंबर को मैं चाहूं सर तो शुरुआत में 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है सर, अगर वो फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर प्राइम हुआ सर तो उसको फर्दर ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन
अगर उन फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर कंपोजिट हुआ सर, तो उसको फर्दर फिर से ब्रेक डाउन किया जा सकता है, उन कंपोजिट फैक्टर्स को फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है, फर्दर और छोटा बनाया जा सकता है। और ये जो चेन है सर छोटा बनाने की, ये जो चेन है फैक्टराइज करने की, ये कब तक चलती रहेगी? तो ये तब तक चलती रहेगी सर जब तक मुझे एक ऐसा पॉइंट ना मिल जाए जहां पे मेरा जो नंबर अपने फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस्ड है वो सारे के सारे फैक्टर्स प्राइम ना मुझे दिखने लगे। तो ये जो बात ऑब्जर्व की वही मैंने आपको यहां पे लिख के दिखा दिया सर। वही मैंने यहां पे लिखा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू फैक्टर्स। फैक्टर्स अगेन कैन बी प्राइम और कंपोजिट। सही बात है सर। कंपोजिट फैक्टर्स कैन बी फर्दर स्प्लिटेड अप। दिस कंटिन्यूज टिल ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम। तो जो हमने ऑब्जर्व किया वही यहां पे स्टेप बाय स्टेप आपके सामने मैंने लिख के दिखा दिया है। और यहां पे हमने प्रीवियस में जो कुछ एग्जांपल्स किए थे जहां पे अपने नंबर्स को फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में स्प्लिट करके लिखा था, उसी को यहां पे मैंने लिख के दिखा दिया है। तो आई होप आपको ये जो पैटर्न है इसकी कहानी समझ में आई होगी। अब ये जो कहानी समझ में आई है इसी को थोड़ा सा कंक्रीट बनाते हैं और कुछ फाइनल ऑब्जर्वेशंस देखेंगे। तो ध्यान से सुनना। अब सर बार बार अगर किसी नंबर को फैक्टराइज करना है तो इमेजिन करो, छोटा नंबर था तब तो हमने जो पुराना वाला प्रोसेस देखा उससे काम हो गया, लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर आने लगेंगे तो ये चेन, ये जो पेड़ टाइप की चीज बन रही है, क्या बन रहा है सर? देखो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक बड़ा सा ट्री बन रहा है सर, बड़ा सा पेड़ टाइप का चीज बन रहा है। तो अगर नंबर बड़ा होता जाएगा सर तो ये तो और नीचे तक जाने लगेगा। तो कोई सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए सर फैक्टराइज करने का। तो फैक्टराइज करने का क्या सिस्टमैटिक तरीका होता है ऑलरेडी क्लास 9th में हमने सीखा है। तो ये वाला मेथड सभी ने क्लास 9th में सीखा था। क्या होता है, रिवाइज करवा देता हूं। कोई भी नंबर अगर हमें फैक्टराइज करने के लिए दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं सर कि वो कौन सा सबसे छोटा नेचुरल नंबर है जिससे उस नंबर को डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि हम ये देखते हैं कि वो कौन सा सबसे छोटा फैक्टर है जिससे अपने ओरिजिनल नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं, और उस तरीके से हम अपनी चेन कंप्लीट करते जाते हैं, उसको और छोटा बनाते जाते हैं। ये फैक्टराइज करने का प्रोसेस हमें बहुत अच्छे से पता है, उसको यहां पे अप्लाई करते हैं। जैसे मुझे यहां पे दिखा कि ये जो बड़ा सा नंबर है ये एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए सबसे छोटा फैक्टर क्या रहेगा? कहोगे सर नेचुरल नंबर में इवन नंबर के लिए सबसे छोटा फैक्टर 2 रहेगा। तो 2 से कहानी की शुरुआत करते हैं। तो इसको हमने 2 से डिवाइड किया सर, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, इतना आ गया। फर्दर और छोटा करते हैं सर, अगेन दिख रहा है इवन नंबर है, फिर से 2 से डिवाइड किया जा सकता है सर। तो यहां पे क्या दोगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 हो जाएगा। अगेन सर और छोटा किया जा सकता है, यहां पे अगेन इवन नंबर है सर, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 1 जा 2, यहां पे क्या दोगे 2 4 जा 8, और यहां पे क्या दोगे 2 7 जा 14। अब यहां पे दिख रहा है सर कि ये जो नंबर है इसको 7 से डिवाइड किया जा सकता है। 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, और फर्दर डिवाइड किया जा सकता है सर 7 3 जा 21। अब बस अब रुक जाएंगे। तो 9th में ये जो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस पढ़ा था सर उसी को हमने यहां पे शो कर लिया है। तो हमने 1176 एक नंबर था उसको यहां पे प्रॉपरली फैक्टराइज कर लिया। अब ये जो फैक्टर्स आए हैं इनकी मदद से यहां पे बड़ी आसानी से अपने नंबर्स को इन्हीं फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं सर। तो यहां पे 1176 को अगर एक्सप्रेस करें तो 1 2 3 बार 2 आ रहा है, 3 बार 2 आ रहा है, उसको लिख लिया सर। इसके अलावा 2 बार 7 आ रहा है तो 2 बार 7 आ रहा है, इसको लिख लिया। 1 बार 3 आ रहा है, इसको भी लिख लिया सर। अब देखो, अब ये जो हमने 9th में फैक्टराइजेशन का तरीका पढ़ा था, ये तरीका इसलिए इतना फायदेमंद है सर क्योंकि ये सीधे मुझे फाइनल स्टेज में पहुंचा देता है। हमने सीखा है फैक्टर्स की फाइनल स्टेज क्या होती है सर, तो फैक्टर्स की फाइनल स्टेज वो पॉइंट होता है जहां पे सारे फैक्टर्स मुझे प्राइम नंबर दिखे। क्या ये सारे के सारे फैक्टर्स फाइनल स्टेज वाले नहीं हैं? क्या ये सारे के सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर नहीं है? बिल्कुल है सर।
तो ये जो तरीका हमने फैक्टराइजेशन का सीखा है, इसका फायदा ये है सीधे फाइनल स्टेज में पहुंचाता है, और मुझे जो कंसेप्ट पढ़ना है उस कंसेप्ट में इसी फाइनल स्टेज का काम है, यानी कि वो स्टेज जहां पे हमने अपने कंपोजिट नंबर्स को, जहां पे हमने, लफ्जों पे ध्यान दीजिएगा, जहां पे हमने अपने कंपोजिट नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख लिया, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख लिया सर, ठीक है। अब यही जो काम हमने ऐसे किया ना, इसी को एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे? अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये थोड़ा नया होगा आपके लिए। अब यही जो चीज आप ऐसे करते हो ना, इसको आप एक ट्री बनाते हुए भी कर सकते हो। कैसे? ध्यान से सुनना। तो मुझे दिख रहा है सर कि ये क्या है, एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो सबसे छोटा नंबर इसको डिवाइड करने वाला मिल गया, इसका सबसे छोटा फैक्टर मिल गया 2। स्टार्ट करते हैं सर। तो एक तो 2 हो गया, एक और क्या हो गया, तो क्या दोगे सर, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, और यहां पे 2 8 जा 16। ठीक है सर, ब्रेक डाउन कर दिया। देखो यही काम हो रहा है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से हो रहा है। अब अगेन यहां पे सर इसको फर्दर ब्रेकडाउन की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक प्राइम फैक्टर है, लेकिन इसको जरूरत है, फर्दर ब्रेकडाउन किया जा सकता है सर। करते हैं। अगेन क्या है सर, एक इवन नंबर है, फर्दर ब्रेकडाउन करेंगे तो 2 से जाएगा, और यहां पे 2 के अलावा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। अगेन दिख रहा है, इसको फर्दर ब्रेकडाउन करने का कोई मतलब नहीं है, प्राइम फैक्टर है, इसको कर सकते हैं। फिर से इवन नंबर है सर, ब्रेकडाउन करेंगे तो यहां पे लिख लेंगे, एक तो फैक्टर 2 हो गया, उसके अलावा 2 1 जा 2, उसके बाद सर यहां पे 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 हो जाएगा। इसको फर्दर ब्रेकडाउन करने का कोई मतलब नहीं है, इसको कर सकते हैं। 7 से जाएगा सर, तो एक फैक्टर 7 हो गया, फर्दर ब्रेकडाउन करने का मतलब नहीं। दूसरा फैक्टर 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 हो गया, इसको फिर से फर्दर ब्रेकडाउन कर सकते हैं सर, 7 3 जा 21। तो समझना, यही सेम काम किया है, जो फैक्टराइजेशन हमने क्लास 9th में सीखा था वही किया है, कुछ अलग नहीं किया है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। अब आपको याद यहां पे ये रखना है कि ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने बताया, इसी को कहते हैं फैक्टर ट्री करके फैक्टराइज करना। क्या कहते हैं सर? इसी को कहते हैं फैक्टर ट्री। क्या कहते हैं सर? फैक्टर ट्री करके फैक्टराइज करना, फैक्टर ट्री बना के फैक्टराइज करना। क्या दिख रहा है सर? एक ट्री जैसा बन गया है ना, इसलिए इसको क्या कह देते हैं? फैक्टर ट्री कह देते हैं। तो फैक्टराइजेशन का ये वाला मेथड हमने कहाँ सीखा था? हमने क्लास 9th में सीखा था, और यहाँ पे 10th में एक और नया रिप्रेजेंट करने का मेथड देख लिया। अब देखो, जब आप फैक्टर ट्री बना के करते हो तो आप गोला बना के भी ये काम, जैसे नंबर्स में तुमने क्या किया, गोला बना के किया है, तो इसी को आप गोला ना बना के इस तरीके से रेक्टेंगुलर डब्बे में भी करके बढ़ सकते थे। तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर डब्बे में भी करके बढ़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो फैक्टर ट्री आप इस तरीके से भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि गोला ही बना के बनाना है। कुल मिला के दोनों चीजें सेम है, यहां से भी वही रिजल्ट आएगा जो कि यहां से आया था। यानी कि अगेन यहां से अब मुझे पता चल गया है सर कि मैं अपनी इस कंपोजिट नंबर को अगर सिर्फ प्राइम फैक्टर्स में करके रिप्रेजेंट करना चाहूं तो प्रोडक्ट में कैसा रिप्रेजेंट करूंगा, यही सेम तरीका। 1 2 3, 3 बार 2 तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यहां पे 2 बार 7 इंटू यहां पे 1 बार 3, बस वही सेम चीज यहां से भी निकल के आ रही है। फटाफट यहां पे नोट डाउन कर लीजिए। अब इतना कुछ करने के बाद हमें इस पूरी कहानी में ना 3 बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिखती है। क्या क्या? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें यहां पे ये दिखती है, पहली इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमें यहां पे ये पता चलती है सर कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हर बार देखा सर, हर जगह देखा सर कि जो भी कंपोजिट नंबर गिवन था, जो भी कंपोजिट नंबर गिवन था, हम जब उसको फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करने गए तो फाइनल स्टेज इस तरीके से आई कि कोई भी कंपोजिट नंबर अपने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। कोई भी कंपोजिट नंबर कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। हर जगह दिखा सर, यहां
यहां दिखा, यहां दिखा, यहां दिखा, हर जगह हमें यह चीज ऑब्जर्व हुई सर। तो पहली इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिली, उसको याद रखेंगे। ऑब्जर्वेशन यह है कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं और उसके बाद हम उसको कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वही मैंने लिख दिया, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्लियर है सर। अब एक दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली, इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखो, तो यहां पे इतना फैक्टराइजेशन करने के बाद दूसरी मजेदार चीज मुझे यह ऑब्जर्व होती है सर कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक फॉर एवरी कंपोजिट इंटीजर, या फिर कह लो एवरी कंपोजिट नंबर। यानी कि सर ये जो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख रहे हैं, ये जो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख रहे हैं, तो ये जो एक्सप्रेस करने का तरीका है, लफ्जों पे ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्सप्रेस करने का तरीका है ये हर कंपोजिट नंबर के लिए बिल्कुल अलग होता है, कभी भी सेम नहीं हो सकता। यानी कि मुद्दे को समझिएगा सर। जब मैंने 1176 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस किया तो एक्सप्रेस करने के लिए 3 बार 2 आया, 2 बार 7 आया, 1 बार 3 आया। यानी कि याद रखिएगा 3 2 2 7 और 1 3 के प्रोडक्ट से सिर्फ यही कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस हो सकता है और कोई कंपोजिट नंबर इस सेम कॉम्बिनेशन से कभी एक्सप्रेस नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी प्राइम नंबर्स का कॉम्बिनेशन है उससे एक ही कंपोजिट नंबर पे जा सकते हो। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ही कॉम्बिनेशन से एक से ज्यादा कंपोजिट नंबर पे तुम पहुंच जाओ। या फिर इसी बात को ऐसा बोल लो कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना, वो बिल्कुल यूनिक होता है, वो दूसरे कंपोजिट नंबर से बिल्कुल अलग होता है। अब इस स्टेटमेंट में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, कैसे समझना। अब आपके सामने मैंने एक और नंबर लिया 42। अगर इसको थोड़ा सा प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखो बिल्कुल फाइनल स्टेज में सर, तो 7 6 जा, यानी कि 7 इंटू यहां पे कह दोगे 2 इंटू 3, ऐसा लिख सकते हैं सर इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में। अब आप कहोगे सर कि आपने बोला कि यूनिकनेस होती है फैक्टराइजेशन में, लेकिन मुझे दिख रहा है सर इस वाले कंपोजिट नंबर के फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा था, इस वाले में भी 2 आ रहा है। मुझे दिख रहा है सर इस वाले के फैक्टराइजेशन में 3 आ रहा था, इसमें भी 3 आ रहा है। तो आप मेरी बातों को गलत समझ रहे हो, इसलिए ये कंफ्यूजन आ रहा है। मैंने आपको ये कभी नहीं बोला कि ये जो प्राइम नंबर है ये दूसरे कंपोजिट नंबर के फैक्टराइजेशन में नहीं आ सकते, ये मैंने कभी नहीं बोला। मैंने क्या बोला कि उन सारे प्राइम नंबर का जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, वो कभी रिपीट नहीं होगा। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को जब आप प्रॉपरली प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करोगे तो वो सेम टू सेम कॉम्बिनेशन कभी भी दूसरे कंपोजिट नंबर का नहीं हो सकता। आप देखो ना, कॉम्बिनेशन अलग है। इस कॉम्बिनेशन में 2 7 थे, 3 2 थे, 1 3 था, जबकि इस कॉम्बिनेशन में 1 7 है, 1 2 है, 1 3 है। तो हमेशा याद रखना कि प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर रिपीट हो सकते हैं सर, लेकिन उनसे बनने वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, वो कभी रिपीट नहीं होगा। यानी कि बिल्कुल सिंपल लफ्जों में फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि हर कंपोजिट नंबर के लिए जो फैक्टराइजेशन होगा, वो एक्सप्रेस करने का फैक्टर्स का प्रोडक्ट के टर्म में तरीका होगा, वो बिल्कुल यूनिक होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही कॉम्बिनेशन से तुमको 2 कंपोजिट नंबर मिल जाए। या फिर इसी बात को मैं ऐसा बोल दूं, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके किसी कंपोजिट नंबर के लिए मैं एक से ज्यादा तरीके से फैक्टराइजेशन लिख दूं। यानी कि याद रखना, इस कंपोजिट नंबर को अगर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे तो सिर्फ यही एक तरीका है। यानी अगर आपको इस नंबर को फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखना है तो लिखने के लिए आपको हमेशा 3 2
2 7 और 1 3 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर तुम सोचोगे कि 2 7 और 3 का कोई और कॉम्बिनेशन से यही नंबर बना लूं, पॉसिबल ही नहीं है सर। ये हमेशा याद रखना कि हर कंपोजिट नंबर इस फैक्टराइजेशन के तरीके में हमेशा यूनिक होता है, यानी कि एक ही नंबर के एक्सप्रेस करने के 2 तरीके नहीं हो सकते, या फिर आप ऐसा कह लो कि एक कॉम्बिनेशन आपको 2 कंपोजिट नंबर कभी नहीं दे सकता सर। क्लियर है? कहानी क्लियर होनी चाहिए। अब एक बच्चे का आर्गुमेंट हो सकता है कि सर इसी चीज को मान लो मैं ऐसा लिख दूं, 2 गुने 7 गुने 3 गुने 7 गुने 2 गुने 2। तो अभी तो आप बोल रहे थे सर कि एक ही नंबर के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन नहीं हो सकते, एक ही कॉम्बिनेशन होगा प्राइम फैक्टर्स का। लेकिन सर देखो सर मैंने अलग कॉम्बिनेशन बना लिया। तो अबे गधे, आपको यह समझना पड़ेगा यहां पे कि आपने बहुत बेवकूफी वाला काम किया है। अरे भैया, आपने कॉम्बिनेशन के नंबर को बस उलट फेर कर दिया है। कॉम्बिनेशन अभी भी वही है। अभी भी जो आपने यहां पे कॉम्बिनेशन लिखा है उसमें 2 बार 7 है, 3 बार 2 है और 1 बार 3 है। तो कॉम्बिनेशन वही है। तो अगेन याद रखिएगा कि कॉम्बिनेशन में क्या पहले क्या बाद में लिख रहे हो वो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कॉम्बिनेशन हमेशा यूनिक रहेगा। और यही इसी बात से आता है हमारा तीसरा ऑब्जर्वेशन, जो कि कहता है कि द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस। यानी कि आप जो एक्सप्रेस कर रहे हो उसमें किस ऑर्डर में कर रहे हो, किसको पहले किसको बाद में लिख रहे हो, ये मैटर कभी नहीं करता है। तो आपको यह पता है कि 1176 के लिए आपको 3 2 चाहिए, आपको 2 7 चाहिए, 1 3 चाहिए। अब 3 2 2 7 और 1 3 को आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, मैटर नहीं करेगा। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। आप इसको ऐसा इस तरीके से इस ऑर्डर में लिख लो, आप इस ऑर्डर में लिख लो, फर्क नहीं पड़ता है सर। क्लियर है? तो कुल मिला के अगर मैं तीनों बातों को रिकॉल करूं तो 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिली किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करने के बाद। पहली इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये मिली सर कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो, आप उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये मिली कि ये जो फैक्टराइज करने के बाद प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, ये हर एक कंपोजिट नंबर के लिए बिल्कुल यूनिक होता है। जैसे कहा जाता है ना बायोलॉजी में कि हर इंसान का जो थंब प्रिंट होता है बिल्कुल अलग होता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 2 इंसान का सेम थंब प्रिंट हो। बिल्कुल उसी तरीके से, वही लॉजिक से यहां ध्यान में रख सकते हो, हर कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखने का जो कॉम्बिनेशन होता है वो दूसरे से अलग होता है सर। और तीसरा और फाइनल ऑब्जर्वेशन ये देखा कि इस बात पे आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए कि किस फैक्टर को पहले लिखा किसको बाद में, यानी कि किस ऑर्डर में लिख रहे हो सर, वो मैटर नहीं करता है, वो आप पे डिपेंड करता है। वैसे अगर नॉर्मली कहा जाए तो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट आप ये ध्यान में रख सकते हो कि कभी भी अगर किसी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखना तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना अच्छा माना जाता है। तुम अपने तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन नॉर्मली मैथ क्या है, थोड़ा सा कुछ रूल्स पे चलता है। तो अगर आप चाहो तो ज्यादा अच्छा लगेगा असेंडिंग ऑर्डर में सजा के लिखो। जैसे इसी को लिखना होता तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, पहले 2 बाद में 3 बाद में 7, यानी कि बेहतर तरीका यह माना जाता कि सबसे छोटे वाले जितने हैं उनको पहले लिख दो, उससे बड़ा जो है उसको लिखो और फाइनली जो सबसे बड़ा है उसको लिखो। ठीक है सर? तो ये एक अच्छा तरीका कहलाता है लिखने का सर। लेकिन आप इनमें से किसी भी तरीके से लिखोगे तो कोई नंबर काटेगा नहीं, इसको याद रखना सर। बस अब यही जो 3 बातें तुमने यहां पे सीखी ना, यही को कंबाइन कर दोगे तो बन जाएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कहा था ना मैंने, कहानी ध्यान से सुन लोगे लास्ट तक में क्लियर हो जाएगा। तो अब पढ़ो यहां पे क्या डेफिनेशन लिखी है। तो यही जो 3 बातें हमने पढ़ी उसी को यहां पे कंबाइन करके लिख दिया और ये बोल रहे हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर कह लो फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique except for the order in which the prime factors occur। तो यही जो 3 बातें हैं उन्हीं को कंबाइन कर दोगे तो भैया यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यानी कि आप दुनिया के
किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म में फैक्टराइज करके एक्सप्रेस कर सकते हो, और ये जो फैक्टराइजेशन जिसमें आप एक्सप्रेस करोगे वो हर एक कंपोजिट नंबर के लिए हमेशा यूनिक होगा। और यहां पे हम ये ध्यान में रखते हैं कि एक्सप्रेस करने में जो ऑर्डर होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसी के लिए ये लाइन लिखी गई है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो ये डेफिनेशन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपको वो तीनों बातें याद है सर, तो एग्जाम में आप खुद से भी ये डेफिनेशन फ्रेम करके लिख सकते हो। वैसे ये एनसीईआरटी का प्रॉपर डेफिनेशन है, अगर एक नंबर में आता है कि डिफाइन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इतना लिख दोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे सर। क्लियर है? फटाफट इतनी कहानी नोट डाउन कर लीजिए। इतना सभी को क्लियर हुआ? तो अब हमें क्लियर हो चुका है सर कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक किस चिड़िया का नाम है, और इसको क्लियर करने के दौरान बहुत सारी मजेदार चीजें सीखी, और साथ साथ ये भी रिवाइज किया कि 9th वाला फैक्टराइज करने का क्या तरीका था, और उस बेसिस पे कैसे किसी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख सकते हैं, और फैक्टराइज करने का एक नया तरीका भी सीखा, फैक्टर ट्री वाला तरीका। अब देखो, फैक्टर ट्री वाले तरीके में आपको एक छोटी सी चीज ये याद रखनी है ना, कि हमेशा जो आपका प्राइम वाला फैक्टर है, जो सबसे छोटा वाला फैक्टर है, उसको लेफ्ट में रखना, और जो बड़े वाले नंबर है उनको राइट में रखना। ये रूल बस याद रखना कि कभी भी फैक्टर ट्री से अगर आप फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो आपका जो छोटा वाला प्राइम नंबर वाला है उसको हमेशा लेफ्ट साइड में रखना, बड़े वाले नंबर को राइट साइड में रखना। ये बात बस दिमाग में रखना, इतना सभी को ध्यान में रहेगा, ध्यान में रहना चाहिए सर। अब यहां पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सीख गए हैं। अब एक बार ये जान लेते हैं सर कि ये जो कंसेप्ट जो कि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट पे बेस्ड अगर हमसे सवाल पूछे जाते हैं तो सवालों की क्या क्या वैरायटी बनती है। तो आप लोगों के लिए इस टॉपिक पे सवालों को जो भी वैरायटी बन सकती है उसकी मैंने एक झलक दिखा दी, इसको अच्छे से नोट करना। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे ये सारी की सारी सवालों की वैरायटी है। क्या क्या है, एक नजर देखते हैं। सबसे पहली वैरायटी, डिटरमाइन या फिर फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, या फिर एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, या फिर एक्सप्रेस फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो इनमें से किसी भी तरीके से आपको बोला जाए, सबका मतलब एक ही है। तो कुल मिला के सवाल क्या करेगा, आपको कोई भी नंबर प्रोवाइड कर देगा और आपको इनमें से कोई भी लाइन बोल देगा। हर लाइन का एक ही मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर नंबर को फैक्टराइज करो, और फैक्टराइज करने के बाद उस नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख लो सर। तो यहां पे ये पहली वैरायटी बनती है। अब देखो, अब आप पूछोगे सर अगर फैक्टराइज करने कहा जाएगा तो 9th वाले मेथड से करें या फैक्टर ट्री वाले मेथड से करें। तो देखो, दोनों में से किसी से भी करोगे तो नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा सर कि हम बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा सेफ खेलते हैं, तो अगर आप फैक्टर ट्री बना के करोगे तो एग्जामिनर थोड़ा ज्यादा इंप्रेस होगा। ठीक है सर, तो एक वैरायटी जान ली। अब देखो, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड सवालों की एक और वैरायटी कैसी हो सकती है समझना। तो एक वैरायटी हो सकती है सर, prove that there is no natural number for which 4 की पावर n ends with digit 0। या फिर इसी वैरायटी में इस टाइप का भी सवाल मिल सकता है, check whether 6 की पावर n can end with digit 0 for any natural number n। अब देखो, ये वाली जो prove that टाइप की वैरायटी होती है ना, ये भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होती है। इस कंसेप्ट में होता ये है, इस वैरायटी में होता ये है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर पे पावर n बैठा देगा, यानी कि समथिंग की पावर n का फॉर्मेट रहेगा, और उस फॉर्मेट पे आपको कोई सवाल बना देगा जहां पे या तो आपको ये प्रूफ करने कह देगा कि प्रूफ करके दिखाओ कि वो खत्म होगा डिजिट 0 पे, या फिर आप प्रूफ करके दिखाओ वो कभी भी डिजिट 0 पे खत्म नहीं होगा। जब डिटेल में हम इन सवालों की एनालिसिस देखेंगे, इनका सोल्यूशन देखेंगे, तो और अच्छे से इस वैरायटी के बारे में हम समझने वाले हैं सर। ठीक है, तो यहां पे इस वैरायटी को पकड़ने का तरीका क्या है कि कैसे समझेंगे सर, ये वैरायटी इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो समथिंग की पावर n का फॉर्मेट रहेगा, इस पे प्रूफ डैट का एक सवाल बनाएगा, और इस तरीके से बनाएगा कि वो जो समथिंग की पावर n है उसमें या तो आपको ये साबित करना रहेगा कि द नंबर विल एंड विथ डिजिट 0, या फिर ये साबित करना रहेगा कि नंबर विल नेवर एंड विद द डिजिट 0। ठीक है सर, अगली वैरायटी पे चलते हैं। अगली वैरायटी की एक बार झलक देख लीजिए। अब देखो, इस टाइप के भी सवाल मिलते हैं जहां पे समझना बात को, जहां पे सवाल क्या करेगा ना, आपको
थोड़ा सा मजेदार वे में एक नंबर को एक्सप्रेस करके देगा। जैसे यहां पे दिया 3 × 5 × 7 + 7, और अब आपको सवाल यहां पे कहेगा कि ये जो नंबर है ये एक कंपोजिट नंबर होगा, समझाइए क्यों। मतलब इस तरीके से सीधे नंबर नहीं बोलेगा, 30 है 35 है ये नहीं बोलेगा, नंबर को ना फैक्टराइजेशन फॉर्म में एक मजेदार तरीके से एक्सप्रेस करके दे देगा और कहेगा कि मुझे समझाइए, आप एक्सप्लेन करके दिखाइए कि ये जो नंबर है ये क्यों एक कंपोजिट नंबर होगा। अगेन इस वैरायटी को कैसे सॉल्व करना है आगे के लेक्चर में देखेंगे। और देखो क्या वैरायटी होती है, तो प्रूव डैट वाली इस टॉपिक पे बेस्ड एक और वैरायटी मिलती है, इस टाइप की वैरायटी देखना है यहां पे। प्रूव डैट positive integer n is a prime number if no prime p less than or equal to root n divides n। तो कुछ खतरनाक टाइप के लगेंगे हमें प्रूफ डैट, लेकिन इनका सोल्यूशन बहुत इजी है, निश्चिंत रहिए। तो इस टाइप के कुछ खतरनाक टाइप के लगने वाले प्रूफ डैट हमें मिल सकते हैं, कैसे टैकल करना अगेन आपको बताऊंगा। और क्या वैरायटी बन सकती है सर, तो इसी टॉपिक के अंदर आता है कि एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से कैसे निकाले। यानी कि आपको हो सकता है वो 2 नंबर्स दे दे, हो सकता है वो आपको 3 नंबर्स दे दे, तो ये वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है या फिर ये वाला कॉम्बिनेशन, और आपको सवाल कह देगा कि आप तो मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से एचसीएफ एलसीएम निकाल के दिखाइए। अगेन ये जो सवाल की वैरायटी है सर ये आपके इसी टॉपिक पे बेस्ड है, कैसे सॉल्व करना है आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अगेन और एक वैरायटी है सर, तो इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, इसको याद रखना, इस रिलेशन पे बहुत सवाल आते हैं। रिलेशन होता है HCF × LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी कि अगर आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है, याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ये वाली बात ट्रू है। अगर आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है तो हमेशा याद रखना इन पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर आप HCF भी निकालो, आप LCM भी निकालो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, तो इन्हीं दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के, इन्हीं दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। तो HCF × LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इस पे बेस्ड भी कई सारे सवाल हमें पढ़ने। अगेन कंसेप्ट घुमा फिरा के इसी टॉपिक का आता है सर। और कौन सी वैरायटी है, तो HCF LCM वाले वर्ड प्रॉब्लम जिसमें सबसे ज्यादा आप लोगों को दिक्कत होती है सर कि सवाल पढ़ के कैसे पता करते हैं कि HCF लगाना है या LCM। तो एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से किसी भी सवाल को धो में उड़ा दोगे, आप अपने आप समझ जाओगे सवाल पढ़ के कि HCF लगाना है कि LCM लगाना है। तो HCF LCM वाले वर्ड प्रॉब्लम जो कि इसी टॉपिक पे बेस्ड है। और इसके बाद और कौन सी वैरायटी बन सकती है, तो फाइनल वैरायटी जो कि बनेगी सर वो होगी HCF LCM पे बेस्ड कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम। अब ये HCF LCM पे बेस्ड स्टेटमेंट प्रॉब्लम किस टाइप के होंगे, तो इस टाइप के होंगे, ध्यान रखिएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17, या फिर कई बार हो सकता है डिक्रीज्ड बाय सम नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ फलाना एंड फलाना नंबर। तो इस टाइप की जो सवालों की वैरायटी होती है ना कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, और इस तरीके से सिचुएशन बना देगा। इस टाइप के सवाल में HCF LCM का कंसेप्ट लगता है जो कि अगेन आपको यहां से कनेक्ट कर देगा। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम अच्छे से समझ गए, उस पे सवालों की कौन कौन सी वैरायटी बन सकती है ये हमने डिस्कस कर लिया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो यहां से वैरायटी की शुरुआत हो रही है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है सर। अगेन इधर हो गई वैरायटी और अगेन फाइनली इधर हो गई वैरायटी। तो इस लेक्चर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का पूरा पोस्टमार्टम कर डाला सर। अब नेक्स्ट लेक्चर में यही जो इतनी वैरायटीज के बारे में बात की, इन वैरायटीज को कैसे कैसे सॉल्व करना है, इनको टैकल करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये सारे सवालों के टाइप के लिए क्या मेथड, क्या कंसेप्ट दिमाग में रखने हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर 2 की कहानी यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। लेक्चर एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे 10th वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दो और उनको बताओ कि कोई ऐसा टीचर है जो आप लोगों के लिए हर लेक्चर में बहुत ज्यादा मेहनत करता है। तो इसी पॉइंट पे इस लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए सायोनारा, टाटा, बाय बाय।